जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट इज अबाउट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। यानी कि ये मॉडिफिकेशंस दैट हैपन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। लास्ट क्लास में मैंने सेंट्रल डॉग्मा में आपसे शेयर किया था कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस जो होते हैं वो एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं, जिसे आप आरएनए का नाम देते हैं। ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफर आरएनए भी हो सकता है, ये आपका एमआरएनए भी हो सकता है, और ये आपका राइबोसोमल आरएनए भी हो सकता है। राइट। आज जो हम जिस ट्रांसक्रिप्ट यानी जिस आरएनए की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन डिस्कस करेंगे वो होगा मेनली अबाउट मैसेंजर आरएनए, दैट इज एमआरएनए। ठीक है। ज़्यादातर बुक्स में जब पढ़ाया जाता है ज़्यादा फ्रिक्वेंटली तो इसी एमआरएनए को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। और बाकी जो आरएनए होते हैं उनके अंदर जो होने वाली मॉडिफिकेशंस हैं वो इसी की मॉडिफिकेशन से कुछ हद तक मिलती जुलती हैं, कुछ फ़र्क भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन मेनली इसको एमआरएनए पे डिस्कस किया जाता है। सो एमआरएनए, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है कि आरएनए और डीएनए में प्राइमरी फर्क यूरेसिल का होता है, और एमआरएनए जो होता है ये आपका एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये जो रेप्लिकेशन होती है जिसमें डीएनए प्रोड्यूस होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, वो डीएनए में प्रूफ रीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, सॉरी, वो डीएनए प्रूफ रीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि जो सिंपल ट्रांसक्रिप्शन है उसमें प्रूफ रीडिंग नहीं की जाती। उसकी प्राइमरी वजह ये है कि किसी भी एक डीएनए से जब वो ओपन होता है तो उससे मिलियंस ऑफ टाइम्स नए ट्रांसक्रिप्ट्स बनते हैं, और अगर इनमें कोई एक आधा एरर किसी में आ भी जाए तो वो बहुत नुमाया इवेंट नहीं होता, और हर आरएनए एक खास लाइफ के बाद ख़त्म हो जाना होता है। अब एमआरएनए ने इससे पहले कि वो एमआरएनए हमारे न्यूक्लियस में तैयार होता, इससे पहले कि वो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर पोर को छोड़ के बाहर निकले, तो उससे पहले उसके अंदर कुछ मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ की जाती हैं। यकीनन ये तब्दीलियाँ का मकसद आमतौर पर ये होता है कि इंश्योर किया जा सके कि हमारा जो आरएनए है जो कि राइबोसोम की तरफ जाएगा वो प्रोटेक्टेड हो। ठीक है। और वो हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारा एमआरएनए है जब वो राइबोसोम की तरफ जाएगा तो उसको कोई सिग्नल लगा हो जो उसको राइबोसोम की तरफ पहुंचाने में हेल्प आउट कर सके। ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि वो एक ख़ास वक्त के बाद अपनी हाफ लाइफ गुजारने के बाद ख़त्म हो जाए। ठीक है। जब उसकी ज़रूरत ना हो तो वो उसका अफेक्ट भी ऐसा ऐसा कम हो जाए। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ आरएनए के अंदर तब्दीलियाँ की जाती हैं। सबसे पहली तब्दीली क्या होती है, मिसाल के तौर पर, कि जब भी ये यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया ये डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, उससे बनने वाला ये जो ग्रीन रंग का पोर्शन है ये आपका आरएनए है। शुरू में ये कहलाता है आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है। और जब मॉडिफिकेशंस मुकम्मल हो जाएंगी, मॉडिफिकेशन का शिकार हो जाएगा, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट, मैच्योर आरएनए या सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाएगा। ओके। मॉडिफिकेशंस के नाम पर सबसे बुनियादी तब्दीलियाँ जो होंगी किसी भी आरएनए के अंदर वो ये होंगी कि जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हर यूकेरियोटिक जीनोम के अंदर, जीन्स के अंदर इंट्रॉन्स भी होते हैं और एक्सॉन्स भी होते हैं। इंट्रॉन्स हमारे नॉन कोडिंग पोर्शंस होते हैं और एक्सॉन्स हमारे कोडिंग पोर्शंस होते हैं। ठीक है। क्योंकि इंट्रॉन्स नज़र आ रहा है कि एक बेकार रीजन है जो कि कोड नहीं करता प्रोटीन्स को, तो सबसे पहली मॉडिफिकेशंस के नाम पर ये किया जाता है कि इंट्रॉन्स स्प्लाइस से क्या मुराद है कि इंट्रॉन्स कट के अलहदा हो जाते हैं और एक्सॉन्स आपस में सारे जुड़ जाते हैं। ये जो इवेंट होता है ये कटिंग ऑफ इंट्रॉन्स यानी कि इनका रिमूवल और ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सॉन्स, उनका आपस में अटैच होना, ये हमेशा किसी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के नतीजे में ही इवेंट मुकम्मल हो रहा होता है। यानी कभी इलेक्ट्रॉन लविंग की चाहत रखते हुए ग्रुप्स आपस में रिएक्ट करते हैं, और कभी न्यूक्लियस लविंग की चाहत में ये ग्रुप्स आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक।
तो जो सबसे बड़ी तब्दीली होती है वो ये है कि इंट्रॉन्स वाले पोर्शंस जो हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं बाय न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। और उसके बाद जो एक्सॉन्स होते हैं, यानी कि ये ग्रीन ग्रीन वाले सारे पोर्शंस, ये सारे एक्सॉन्स जो होते हैं ये आपस में ज्वाइन कर देते हैं। और फिर एक जो आरएनए क्रिएट होता है उसमें कोलिनियरिटी रहती है। कोलिनियरिटी से क्या मुराद है कि वो मुसलसल एक एक्सप्रेसिबल पार्ट बन जाता है, इसमें कहीं पे भी इंटरवेंशन नहीं आता। ठीक। तो एक तब्दीली ये होती है किसी भी ट्रांसक्रिप्ट के बनने के बाद उसके मेच्योर होने तक, कि उसके अंदर से इंट्रॉन्स रिमूव करे जाते हैं बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। क्योंकि इंट्रॉन्स अपनी बगैर किसी एंजाइम्स की मदद से ये स्प्लाइसिंग करते हैं, तो कभी कभी हम इसे इंट्रॉन सेल्फ स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं। ओके। तो इसके अलावा दूसरी तब्दीलियाँ जो किसी भी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर होती हैं, वो दूसरी तब्दीलियाँ हमेशा किसी ट्रांसक्रिप्ट के या 5' एंड की तरफ एक होती है तब्दीली, और दूसरी एक और तब्दीली उसकी होती है वो 3' एंड की तरफ उसके अंदर होती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया। 5' एंड पर होने वाली तब्दीली जो होती है वो कहलाती है 5' कैपिंग। 5' कैपिंग, और इस 5' कैपिंग के नाम पर हमेशा इसके ऊपर लगता है 7 मिथाइल गुआनोसिन, यानी कि गुआनोसिन जो मैंने आपको डबल रिंग स्ट्रक्चर लास्ट टाइम दिखाया था, उसकी 7th लोकेशन पर मिथाइल ग्रुप लग जाता है। इसका एक फायदा ये होता है मिथाइलेशन का कि ये नॉन एक्सप्रेसिबल पार्ट होता है किसी भी जीन का, ये को कोड करने में पार्टिसिपेट नहीं करता। प्लस इस फंक्शनल ग्रुप का एक फायदा ये होता है लगने का कि ये आपके आरएनए को राइबोसोम तक सिग्नलिंग करके लेके पहुंचाने में हेल्पफुल होती है। ठीक है। प्लस ये अनरिकॉग्नाइजेबल भी रहती है, क्योंकि इसे हमारी बॉडी के डिफरेंट न्यूक्लियस एंजाइम्स जो हैं, जो कि राइबो न्यूक्लियस होते हैं, जो कि आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं, वो इसको पहचान नहीं पाते और इसको डिग्रेड नहीं कर पाते। आमतौर पर हमारा सिस्टम जो है वो किसी भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को वायरस का आरएनए समझते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर यह होता है कि हम इसको जब प्रोटेक्शन दे देते हैं तो वो पहचाना नहीं जाता और फिर वो डिग्रेड भी नहीं किया होता जब तक कि वो इस्तेमाल ना हो। ठीक। इस इवेंट को मुकम्मल करने के लिए, यानी कि आपके आरएनए की 5' एंड पर मिथाइलेशन के अमल को पूरा करने के लिए मल्टीपल चीज़ें हो रही होती हैं। कभी फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो रहा होता है, कभी गुआनोसाइलेशन यानी गुआनिन का लगना मुमकिन हो रहा होता है। गुआनिन कभी आप जीटीपी की सूरत में आएगा, कभी सिंगल गुआनोसिन की सूरत में भी आ सकता है। कभी मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं इसके ऊपर, मिथाइलेशन का इवेंट हो रहा होता है बाय एडोमेट। एक ग्रुप होता है जिसमें मिथ्योनिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है जो कि मिथाइल ग्रुप दोनों के तौर पे काम आ सकता है, जिसके आने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ 7 मिथाइल लग गया। ठीक है। सो ये सारे इवेंट्स होने के बाद हमारे पास 5' एंड पर एक कैप लग जाती है, और इन सारे इवेंट्स को हमने यहाँ दिखाया है। उसमें फॉस्फेट का उतरना, डीफॉस्फोरिलेशन, गुआनोसिन ग्रुप का लगना, गुआनोसाइलेशन, मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर होकर आना, ट्रांसमिथाइलेशन, ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक। तो ये होगी 5' एंड की तब्दीली। जो तीसरी मेजर तब्दीली होती है वो है 3' एंड के ऊपर। वो आप देख रहे हैं कि 3' एंड पर मल्टीपल एडेनिन्स लगे हुए हैं और उसके साथ एन लिखा हुआ है, कि यानी कि लातादार एडेनिन्स लगते हैं। लेकिन किताबों में ये लिखा हुआ है और इस पे लोगों का इत्तेफाक भी है कि ये जो मल्टीपल एडेनिन्स होते हैं ये तकरीबन 80 to 250 बेस पेस के करीब पॉली एडिनाइलेशन हो रही होती है by enzymatic activity type of activity which is called polyadenylate polymerase activity की मदद से होती है। और इसमें होता क्या है कि जितनी छोटी चेन होती है उतनी ही कम हाफ लाइफ होती चली जाती है आरएनए की, और जितनी बड़ी चेन होती है उतनी ज्यादा हाफ लाइफ होती है आरएनए की। यानी यूँ समझ लेंगे कि ज्यादा बेस बेस लगे हुए हैं, तो आरएनए ज्यादा देर तक जिंदा रहेगा और अपनी हाफ लाइफ उसकी बड़ी होगी, और यूं ही वो उसके एडेनिन बेसिस कम होना शुरू हो जाएंगे तो उसकी हाफ लाइफ भी रिड्यूस हो जाएगी। इस आपने आमतौर पे जो कंसेप्ट सुना होगा कि जब बहुत सारी चीज़ों के अंदर अगर होमोजेनेसिटी हो, मीन्स बहुत सारे हम देख रहे हैं कि एडेनिन लगे हुए हैं, तो इससे आमतौर पर पैगाम जो है ना एक प्रॉपर पैगाम नहीं समझा जाता। पैगाम रसानी का काम यानी फंक्शनैलिटी का काम, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन का काम, ये आमतौर पर हेट्रोजेनेसिटी के अंदर पाया जाता है। होमोजेनेसिटी कभी भी इंफॉर्मेटिव नहीं। तभी तो हमारे पूरे डीएनए को अल्लाह ताला ने बेशुमार एटलीस्ट, सॉरी बेशुमार नहीं कहूँगा, कि एटलीस्ट 4 डिफरेंट बेसिस से मिलकर बनाया। हेटेरोजेनेसिटी में ही खूबसूरती है, हेटेरोजेनेसिटी में ही इंफॉर्मेशन है। ठीक है। सो इसलिए इस इतने सारे एक को आमतौर पर होमोजीनियस समझते हुए हमारे जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो समझते हैं कि शायद ये कोई पैगाम नहीं है।
और हमारे न्यूक्लियर पोर्स इस आरएनए को अपने इससे बाहर एग्जिट करने में हेल्प आउट करते हैं कि शायद ये कोई पैगाम नहीं है, तो लिहाजा इसको एक फालतू चीज को बाहर भेजा जा सकता है। ठीक है, तो वो अलाउ कर देते हैं इसको बाहर जाना, वरना आमतौर पर हमारे न्यूक्लियर मटेरियल को प्रोटेक्ट करना कि वो न्यूक्लियर पोर्स से बाहर स्किप ना कर दे, ये आमतौर पर हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन भी होता है। राइट, तो होता क्या है कि ये जो एक पॉली ए टेल वाला जो आरएनए होता है थ्री प्राइम एंड पर, ये भी पहचान में नहीं आता हमारे सिस्टम के कि जिसको हम एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन का शिकार कर सकें। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि वो वायरस का आरएनए समझते हुए हमारा सिस्टम इसको आइडेंटिफाई करता है और डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं होगा ऐसे। तो लिहाजा इस लंबी पॉली ए टेल के साथ हमारा जो एम आर एन ए होगा, जो कि 5 प्राइम एंड से भी प्रोटेक्टेड है और सिग्नल है कि वो राइबोसोम की तरफ जाएगा, और 3 प्राइम एंड से भी प्रोटेक्टेड हो चुका है, एक लंबी चेन लग चुकी है उसके साथ टेल। ठीक है, तो वो न्यूक्लियस से बाहर एग्जिट आउट करते हैं। इसके अलावा चौथी या बड़ी नुमायां तब्दीली जो होती है वो ये भी होती है कि बाज़ वक़्त कोई एक फंक्शनल ग्रुप उतार दिया जाए या लगा दिया जाए, तो कोई एक बेस किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था कि हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन बेस दिखा रहा हूँ, तो इन नाइट्रोजन बेस में आप देखें यूरेसिल और थायामीन के अंदर सिर्फ एक माइनर सा फर्क है, वो क्या है कि वो सिर्फ इसमें मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप लगने से या उतरने से एक बेस पे दूसरे बेस में चेंज हो सकता है। सिमिलरली यहाँ ओ की जगह अगर अमाइनो ग्रुप लग गया तो तब भी क्या होगा, एक बेस पे दूसरे बेस में चेंज हो सकता है, साइटोसिन यूरेसिल में चेंज। सो इसको हम एडिटिंग का नाम देते हैं, यानी कि किसी एक लेटर या किसी एक फंक्शनल ग्रुप को उतार के कोई और लगा दिया जाए, या उसकी जगह एडिशनल कोई कर दी जाए या डिलीशन कोई कर दी जाए, तो एडिटिंग होगी। जैसा कि हमारे इंग्लिश के अंदर हम लोग सेंटेंसेस में या वर्ड्स में एडिटिंग करते हैं। ठीक है, तो आरएनए एडिटिंग के नाम पर भी बाज़ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती है। राइट, आखिरी मॉडिफिकेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे जो ट्रांसक्रिप्ट है, कभी कभी उसके अंदर होता क्या है कि वो जब शुरू में तैयार होता है तो उसकी दो बड़ी टाइप्स होती हैं। एक मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कहलाता है, और एक पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए होता है। मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए तो ये होता है कि एक एमआरएनए से सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी और आगे फर्दर ये एक्सप्रेशन पूरी हो चुकी है। लेकिन पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि कोई एक आधा ऑर्गेनिज्म अपने बहुत सारे जीन्स को एक ही वक्त में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करता है, एक बड़ा सारा आरएनए प्रोड्यूस करता है। उस बड़े सारे आरएनए के फर्दर आगे बहुत सारे और छोटे छोटे एमआरएनए के टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, और वही आगे जाके फर्दर और बहुत सारी प्रोटीन जनरेट करते हैं। ऐसे आरएनए को जो अपने अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे और आरएनए निकाल सकता हो और उस बहुत सारी पेप्टाइड्स भी बन सकती हैं, ऐसे आरएनए को हम आमतौर पर पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं। तो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए से भी बहुत सारे आरएनए का बनना भी एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की ही टाइप होती है। तो ये आगे डायग्राम में भी यही सब कुछ दिखाया है, वही दोबारा से 5 प्राइम कैपिंग और इंट्रॉन्स को दिखाया गया और इंट्रॉन्स की रिमूवल दिखाई गई है। ठीक है, पॉली एडिनाइलेशन दिखाई गई है। और ये आप लेंजर की बुक से भी इसको देख सकते हैं कि उसके 26 चैप्टर में इसकी डिटेल्स भी। सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।